केंद्रीय, ठीक है, न्यायालय, केंद्रीय न्यायालय था जो कहाँ पड़ता था, जो पाटलिपुत्र मूल राजधानी, जो केंद्रीय राजधानी थी ये पाटलिपुत्र में आता था, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। इतना मैंने बताया उच्च न्यायालय, ठीक है। और निम्नतम इकाई थी, और वो निम्नतम इकाई क्या थी, ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय थी सबसे छोटी इकाई, ठीक है, ग्राम न्यायालय थी। और सबसे बड़ी इकाई केंद्रीय न्यायालय थी जो पाटलिपुत्र में थी, राजधानी में थी, और ये प्रत्येक गांव में थी, प्रत्येक गांव में थी। इतना मैंने आपको बता दिया था। और इसका मुख्य न्यायाधीश कौन होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था, ठीक है, बताइए। केंद्रीय न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च सबसे बड़ा न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता था, ठीक है। और आप जानते हो इसका स्वयं सम्राट होता था, स्वयं राजा होता था। इतना हमने पिछली वीडियो में इसकी व्याख्या बता रखी थी। और इसका मुख्य न्यायाधीश ग्रामिक होता था, ग्रामिक या ग्रामिक, ठीक है। मैंने आपको ग्रामीण दे रखा है, ठीक, ग्रामीण की, तो ध्यान रखना आपको ये करना है, ग्रामीणी नहीं करना है, ग्रामीणी नहीं करना है। वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, जबकि मौर्य काल में गांव के मुखिया को ग्रामिक या ग्रामिक कहते थे, ठीक है। याद रखना, मैंने आपको इतना बता दें, ग्रामीणी नहीं करना है। 10th क्लास में ग्रामीणी लिखा हुआ है, गलत आ गया, गलत मिसप्रिंट हो चुकी है, इसलिए वो आपको वैदिक काल का शब्द दे रखा है। लेकिन मौर्य काल में गांव के सरपंच को, गांव के मुखिया को, गांव के जो अधिकारी को ग्रामिक या ग्रामिक कहते थे, ठीक है। इतना आप जानते हैं। अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, वहीं लेके जा रहा हूं कि इस उच्च इकाई जो सर्वोच्च न्यायालय था और जो सबसे छोटी इकाई ग्राम न्यायालय थी, इन दोनों को छोड़ करके बीच में जो न्यायालय थे, बीच में जो न्यायालय थे, ठीक है, बीच में जो न्यायालय थे, इनमें प्रत्येक, अर्थात प्रत्येक न्यायालय में दो दो न्यायालय होते थे, दो दो अदालतें होती थीं, दो दो न्यायालय होते थे। इन दोनों को छोड़ करके उच्चतम न्यायालय और निम्न इकाई अर्थात ग्राम न्यायालय को छोड़ करके और मध्य की जो न्यायालय हुआ करते थे, उनमें प्रत्येक में दो दो न्यायालय, दो दो अदालतें हुआ करती थीं। इतना आप जानते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय, ग्राम न्यायालय को छोड़ करके अन्य जो बीच के न्यायालय थे, मध्य न्यायालय थे, उनमें प्रत्येक न्यायालय में दो दो अदालतें, दो दो प्रकार के न्यायालय थे। उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। रश्मि ने आंसर दिया धर्मस्तेज, बहुत बढ़िया कंटक्स, ठीक है, आपने कंटक शोधन दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। आगे चलें, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो ये कथन याद रखना, इसमें केवल एक ही न्यायालय था जो राजा का दरबार था, वही न्यायालय था। यहाँ गांव की चौपाल लगती थी, यहाँ गांव के वृद्धजन इकट्ठे होते थे, गांव का सरपंच वृद्धजनों की सहायता से गांव के कुछ मामलों को, अपने गांव के मामलों का निर्णय कर देता था। यहाँ राजा अपने दरबार में बैठता था, वही सर्वोच्च न्यायालय था। अंतिम फैसला, अंतिम अदालत, अंतिम अपीली अदालत, राजा का दरबार, ठीक है। अब लेकिन जो बीच की प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, बीच की जो प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, प्रशासनिक जनपद थे या नगर थे, उनमें अलग अलग दो प्रकार के न्यायालय होते थे। अब उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बढ़ाया आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें, फिर मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक न्यायालय में जो मध्य के न्यायालय थे, मध्य की संस्थाएं थीं, उनमें दो दो के मंडल हैं, जनपद हैं, नगर हैं, उनमें दो दो प्रकार के न्यायालय थे। तो दो प्रकार के न्यायालय, टॉपिक डाल लें, दो प्रकार के न्यायालय, ठीक है। तो दो प्रकार के न्यायालय, साथ साथ टॉपिक डालें। अब दो प्रकार के न्यायालय कौन कौन से थे?
अब मौर्य काल में निर्णय कैसे दिया जाता था? ठीक है, तो मौर्य काल में मुनीता जी, पंकज जी, तनु जी, सीमा जी, जयवीर जी मौर्य काल में निर्णय कैसे देते थे? अब कहते हैं दो प्रकार के विवाद आते थे और दो प्रकार के विवादों को निर्णय सुनने के लिए दो अदालतें बना दी गई। अब पहली जो अदालत थी, जैसे मंडल में हो या फिर आपके कोई शहर में हो, तो दो प्रकार की अदालतें हो गई। ठीक है, अब पहले प्रकार की अदालत क्या कहलाती थी और दूसरे प्रकार की अदालत क्या कहलाती थी? अब दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। पहले प्रकार की अदालत क्या कहलाती थी? तो पहले प्रकार की अदालत को धर्मस्त्रीण कहते थे। रश्मि जी आंसर दिया, क्या कहते थे? नीच। और दूसरी कंटक शोधन। अब ये सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था? मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था? सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। या धर्मस्त्रीण क्या था? सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे मित्रों ध्यान रखना, ठीक है। एक बात, अब बात करते हैं इन दोनों अदालतों की, धर्मस्त्रीण न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। अब इसमें क्या होता था? इसमें कहते हैं कौन से न्यायालय, कौन से निर्णय सुनाए जाते थे? इसमें दीवानी मामले का निर्णय होता था। दीवानी जो मामले होते हैं, अब दीवानी मामले कैसे होते हैं? अर्थात इसमें जो मामले होते थे उनका निर्णय सुनाया जाता था। अब कहा जाता है कि दीवानी मामले कैसे होते हैं? इनमें दीवानी मामले थे। अब दीवानी मामले किसे कहते हैं? जैसे चोरी, लूटपाट, यदि कोई नगरों में चोरी कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, डकैती, डाके डकैती डाल रहा है और वह डकैत, वह चोर पकड़ा गया, अब उसका निर्णय चलेगा। वह व्यक्ति पकड़ा गया किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध में, लूटपाट के अपराध में या फिर डकैती के अपराध में, और उसे पकड़ लिया और अदालत में पेश कर दिया। अब धर्मस्त्रीण अदालत में जब लूटपाट होती थी तो चोरी, लूटपाट, डकैती को मामले आते थे जिन्हें दीवानी मामले कहते हैं, इन्हें धर्मस्त्रीण अदालत में पेश कर दिया जाता था। अब लेकिन ध्यान रखना, चोरी, लूटपाट, डकैती दो तरह के मामले आते हैं दीवानी में, और एक आता है कटु वचन, अर्थात आपने उल्टा सीधा किसी से बोल दिया, जैसे 3 एक्ट लग जाती है आजकल, ठीक है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उल्टे सीधे कथन कह रहा है। हाँ जी, 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहते थे, संग्रहण कहते थे, सर्वग्रहण नहीं, संग्रहण। संग्रहण पंकज जी कहते थे, जिसका मुखिया गोप हुआ करता था, जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण, गांव का जन्म मृत्यु का पंजीकरण, जनगणना करता था, जो सरकारी अदालत सबसे नीचे का प्रशासनिक अधिकारी माना गया है। ठीक है, तो चोरी, लूटपाट, डकैती और कटु वचन, या आपको किसी से मानहानि हो गई, उसी ने कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे आपकी नौकरी चली गई, या आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपको उल्टा सीधा कह दिया कि यार मैं तो कछु ना कमाया, तो ऐसे कटु वचन कह दिए, या कोई ऐसा बात कह दिया, कोई शब्द ऐसा कह दिया जिससे मुझे टेंशन हो गई और मैं अपना विवाद कहाँ ले जाऊंगा? इस अदालत में ले जाऊंगा कि भाई इसके कारण, इसके कटु वचनों से और मेरा क्या हो रहा है? मानहानि हो रही है। तो ऐसे दावे कहाँ पेश किए जाते थे? ऐसे दावों की जो सुनवाई होती थी वो धर्मस्त्रीण अदालत में होती थी। इसलिए इन्हें दीवानी मामले कहते हैं, इसलिए इस अदालत को दीवानी अदालत भी कहते हैं या दीवानी न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के हुए, एक तो चोरी, लूटपाट, डकैती। अब इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें साहसी मामले कहा गया है। ये साहसी मामले में आते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें? साहसी मामले। इन्हें साहसी मामले कहते हैं। और इन्हें बात, अर्थात आप कोई उल्टा सीधा दंड पाश्चात्य मामले,
तो ऐसे करके ये साहसी मामले कहलाते हैं। साहसी मामले में चोरी, डकैती, लूटपाट आएगी और इसमें आप केवल मानहानि, उल्टे सीधे कोई उसे पीट नहीं रहे, इसमें तो आपको चोरी, लूटपाट, डकैती हो रही है और लेकिन इसमें आप उल्टा सीधा शब्द कह रहे हो और इस प्रकार उससे उसका दिमाग खराब हो गया। उसने अपना निर्णय के लिए कि भाई ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसे कर रहा है और आप दीवानी न्यायालय में पहुंच जाते हो, इसी को कहते हैं धर्मस्थली। इसी को रेमो जी, हाँ गणित की सभी क्लासें लगेंगी। अर्चना जी सभी को नमस्ते, ठीक है। रेमो जी, तनु जी, अंजू जी सभी को राम राम। अर्चना जी, रोतीश कुमारी जी, तो ध्यान रखना आ जाए चोरी, लूटपाट, डकैती के मामले को क्या कहते हैं। जो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आते थे उन्हें साहसी मामले कहते हैं। कटु वचन या मानहानि का दावा जो मामला होता था उसे बागदंडपाशीय मामले कहते थे, जो कहाँ पेश किए जाते थे, धर्मस्थली दीवानी में। चलो ठीक है, अब पेश कर दिए। अब इसका निर्णय कौन सुनाएगा, अर्थात निर्णय सुनाने वाले न्यायाधीश अर्थात मुख्य न्यायाधीश। तो पहले बात कर लेते हैं न्यायाधीश। अब इसका जो न्यायाधीश था वो निर्णय कौन सुनाएगा, उस न्यायाधीश को क्या कहते हैं। अर्थात दीवानी मामले के लिए जो न्यायाधीश हुआ करते थे, कितने न्यायाधीश निर्णय सुनाते थे, कोई बताएगा। कितने व्यक्ति न्याय सुनाते थे, कोई बताएगा। बाघ पारस्य, हाँ जी तनु जी याद कर लेना अच्छी तरह से। रेम्बो जी, ठीक है, सभी क्लासें होने वाली हैं, आपकी गणित की भी होगी, सभी क्लासें होंगी। तो बताइए धर्मस्थली में जो न्यायाधीश थे जो दीवानी मामले का निर्णय सुनाते थे, वो कितने न्यायाधीश मिलकर के सुनाते थे, ठीक है। कितने सुनाते थे, 3 और 3 6। रोतीश कुमार जी ने आंसर सही दिया, 6 न्यायाधीश, अर्थात 3 + 3 न्यायाधीश बराबर 6 न्यायाधीश। 6 न्यायाधीश और ये सुनाते थे, निर्णय सुनाते थे। इन्हें कह सकते हैं 6 सदस्यीय पीठ। 6 बात छोड़ो, सर्वग्रहण पहले आएगा फिर खारवतक आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जो मैंने लिखाया आपको सही है। अब देखिए, तो 6 न्यायाधीश थे, कुल 6 न्यायाधीशों की पीठ निर्णय सुनाते थे और जिनमें सर्वोच्च अर्थात सबसे बड़ा मुख्य न्यायाधीश। अब आ जाए कि धर्मस्थली का मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था। कुल 6 न्याय सुनाने वाले व्यक्ति होते थे। अब जिसमें 3 कौन होते थे और 3 कौन होते थे, 3 सदस्यीय पीठ कह सकते हैं, ठीक है। 3 और 3 6, तो 6 सदस्यीय पीठ। तो 3 और 3 6 सदस्यीय पीठ होती थी। अब इसमें जो 3 थे वो विधि थे, लॉ थे, अर्थात न्यायाधीश जज हुआ करते थे, और जो 3 थे वो मंत्री होते थे और मौर्य काल में मंत्री को अमात्य कहते थे। इस प्रकार विधि विशेषज्ञ और मंत्री मिलकर के निर्णय सुनाते थे। इन 6 सदस्यों का जो अध्यक्ष होता था, जो सबसे बड़ा मुख्य न्यायाधीश होता था, सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, उसे क्या कहते थे, ये प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या आएगा कि धर्मस्थली न्यायालय का या दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था, ये आपका प्रश्न बनता है। बताया कोई? तनुज ने आंसर दिया व्यवहारिक, और इसे क्या कहते थे, इसे व्यवहारिक कहते थे। अर्थात सीधा प्रश्न आएगा, दीवानी न्यायालय अथवा धर्मस्थली न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था, उसे व्यवहारिक कहते थे। जनपद का मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था, जनपद का रज्जुक कहलाता था। पूरे जनपद का बड़ी इकाई थी, ये छोटी इकाइयां थी। नगरों का जो मुख्य न्यायाधीश था ये नगर के रूप में, उसे व्यवहारिक कहते थे। नगर का मुख्य न्यायाधीश आ जाए, धर्मस्थली न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आ जाए, तो आपको व्यवहारिक करना है। अब बता, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे करके एक न्यायालय ये हो गया जिसमें दीवानी न्यायालय चोरी, डकैती, मानहानि का दावा पेश किया जाता था, जिससे 6 सदस्यीय पीठ अपने निर्णय सुनाते थे, जिसमें 6 विधि विशेषज्ञ होते थे, वो 3 विधि विशेषज्ञ होते थे, 3 मंत्री होते थे, और इस प्रकार उसका मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष व्यवहारिक कहलाता था, और ये निर्णय सुनाते थे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, अब अपने कंटक शोधन की बात करते। बताओ यहाँ तक दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया हो गया? ठीक है, विधि विशेषज्ञ हो गए 3 विधि और 3 मंत्री। अब है कंटक शोधन की बात करते हैं। अब कंटक शोधन की बात करते हैं।
अब बिल्कुल इसी प्रकार से इसको पढ़ना है, ठीक है, इसी प्रकार से इसको पढ़ना है। नंबर 2, ठीक है, और ये क्या बताया था इसका नाम, ठीक है, और इसका नाम मैंने क्या बताया था, कंठक शोधन। अब इसकी बात करेंगे इसी आधार पे, बिल्कुल इसी तरह हम बात करेंगे। अब कंठक शोधन में जो मामले सुनाए जाते थे वो कैसे मामले सुनाए जाते थे, ठीक है, जो मामले थे वो कैसे सुनाए जाते थे, अब बताइए आप, यहाँ ले लूं। तो इसमें फौजदारी मामले सुनाए जाते थे। कैसे मामले, फौजदारी मामले, इसलिए इसे फौजदारी न्यायालय भी कहते हैं। अब फौजदारी न्यायालय, ठीक है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया, जैसे इसमें दीवानी न्यायालय हो गए, ठीक है, इसमें दीवानी मामले हो गए, चोरी डकैती, इसी प्रकार अब इसमें निर्णय कैसे सुनाए जाते थे। अब इसकी निर्णय की बात करेंगे, इसमें निर्णय कैसे सुनाए जाते थे। अब निर्णय की बात, अब बताइए आप, कोई बता सकता है निर्णय कैसे थे। इनके जो निर्णय थे वो किनसे संबंध रखते हैं, फौजदारी, कायदे फौजदारी। कौन बताएगा फौजदारी मामले किसे कहते हैं, कोई बताएगा फौजदारी मामले कैसे होते हैं। रेम्बो जी, उमेश जी, तनु जी, पंकज जी, सीमा जी, किसे कहते हैं फौजदारी मामले। फौजदारी मामले किसे कहते हैं, कोई बताएगा, ठीक है, मैं बता देता हूं, इसे कहते हैं जमीनी विवाद। जमीनी विवाद, ये लड़ाई झगड़ा केवल जमीन के लिए होता था, जमीनी विवाद होता था। हाँ जी, कब लगेगी सर मैथ की क्लास, जो आपका समय है 4 से 5 मैथ की क्लास लगेगी, ठीक है। अब बताइए, तो जमीनी विवाद जमीन के ऊपर, खेत के ऊपर, भूखंड के ऊपर, जमीन के ऊपर होते थे। अब ये किन के मध्य होते थे, केवल विवाद जमीन के ऊपर लड़ाई, ठीक है, जमीन के ऊपर विवाद होता था। जैसे आजकल मेड़ के ऊपर आ जाए, गांवन में मेड़ जोत दे, आजकल जोत रहे हैं खेत, और खूब होंगे, देखिए अखबार में आ जाएंगे, नहीं मेरी मेड़ जोत दी, मैच जोत, ठीक है, मैच जोतने के ऊपर लड़ाई या खेत के ऊपर, जमीन के ऊपर लड़ाई होती थी, उसे हम फौजदारी मामले कहते हैं। इसलिए से कंटक शोधन को फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता है। अब जमीनी विवाद कहते हैं इसके निर्णय के लिए, और कैसे कहा जाता है, जमीन विवाद हो गया। अब बात करें इसका निर्णय। अब निर्णय के लिए कितने कुल सदस्य होते थे, कितने सदस्य होते थे, अब बात करते हैं वो। अब बताइए, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है, तो ये निर्णय हो गए, वही निर्णय जमीन हो गया। अब न्यायाधीश सदस्य, तो कितने सदस्य ही थी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, सदस्य, तो कितने सदस्य ये पीठ थी। ऐसे हम बात करें इसके लिए कितने सदस्य पीठ आती थी, बिल्कुल एक जैसा सेम, ठीक है। इसकी जो पीठ थी यह भी 6 सदस्यीय, 3 + 3 = 6 सदस्यीय पीठ, ठीक है, यह भी 6 सदस्यीय पीठ हुआ करती थी। अब है इसमें जो 3 बिल्कुल वही प्रकार के थे। 3 कौन होते थे, 3 विधि विशेषज्ञ होते थे, और 3 कौन होते थे, 3 अमात्य, 3 मंत्री होते थे। अब इसका मुख्य न्यायाधीश आपको याद करना है। हाँ जी रजनी जी, आपको अजित जी, तनु जी, विष्णु जी, संतु जी, IIT, पिंकी जी, सीमा जी, आपको इसका मुख्य न्यायाधीश याद करना है। अब बताइए इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, क्या कहते हैं इसके मुख्य न्यायाधीश को, कौन बताएगा। हाँ जी, इसका मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था, कौन बताएगा। IIT जी, पिंकी जी बताइए, सीमा जी, पिंकी जी बताइए, सीमा जी, विजय जी, निशा जी, रश्मि जी, प्रकाश जी, पूजा जी, पिंकी सिसोदिया जी, गुड़िया जी बताइए। प्रतिष्ठा, निशा शर्मा ने बताया, बहुत बढ़िया आंसर है, प्रतिष्ठा। इसे क्या कहते थे, अब तो आप पढ़ने लग गए हो, मजा आ गया, आप पढ़ने लग गए हो। धक्का देने वाले तो हमें हैं, आप पे धक्का देते जाएंगे, आप चलते जाओगे, बजना मैंने धक्का बंद कर दिया, आप गिर जाओगे, ठीक है। अब धक्का वो नहीं गिराने वाला, धक्का वो खड़ा करने वाला। आगे किसका आने वाला,
और इस प्रकार आपका ये आंसर हुआ, प्रतिष्ठा हुआ। इसे प्रतिष्ठा कहते थे, रजनी राज्य क्या कहते थे, प्रतिष्ठा कहते थे। और इस प्रकार ये कितने सदस्य थी, 6 सदस्य। अब मैं आपको बात कर रहा हूं एक अंतर और दोनों में और बात करना है। जैसे एक अंतर की बात करें, अब जो जमीनी विवाद था वो किनके मध्य होता था, ठीक है, ये किनके मध्य होता था। इसी प्रकार अब कहते हैं जो दीवानी मामले थे, झगड़े थे, वो किनके मध्य हुआ करते थे। अब यहां बात करते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी। अब ये दीवानी मामले थे, दीवानी जो विवाद हुआ करते थे, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति यहाँ चोरी करता था, तो ये विवादी विवाद थे। तो आप ध्यान रखना, जो इनके विवाद थे वो क्या होते थे, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, व्यक्ति व्यक्ति के मध्य, व्यक्ति व्यक्ति के मध्य विवाद होते थे, उन्हें दीवानी मामले कहते हैं। लेकिन जमीनी विवाद किनके मध्य होते थे, ठीक है। अब जमीनी विवाद की बात करें, जमीनी विवाद किनके मध्य होते थे, तो जो जमीनी विवाद है वह एक नागरिक या जनता का कोई व्यक्ति और राज्य के मध्य, ठीक है, राज्य के मध्य। ये विवाद एक व्यक्ति से राज्य के मध्य अर्थात राजा की जमीन के ऊपर होते थे। ये विवाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य होते थे, अर्थात ये व्यक्ति व्यक्ति के मध्य विवाद, ये व्यक्ति और राज्य के मध्य विवाद, ठीक है। यहां व्यक्ति लिख सकते हो, व्यक्ति और राज्य के मध्य विवाद, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार इसका निर्णय होता था, ठीक है। साहब निर्णय कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, हमारे जज साहब कर रहे हैं। अब निर्णय कैसे करेंगे, ये भी पेपर में दे रखा है। अब राजा ने और कहते हैं कानून संहिता बनवाई थी, जजों से कहा था, इन मंत्रियों से कहा था कि भाई आप जो निर्णय दोगे ना, वो निर्णय दोगे और वह निर्णय आप 4 अंग 4 कानून 4 स्रोतों के आधार पर दोगे। तो सर जी नमस्ते। उसने कहा जैसे आज वर्तमान में आपका जो न्यायाधीश होता है वह एक एक रिसर्च करके, कहते हैं कल तारीख पे तारीख, सन्नी देओल, हाँ जी सन्नी देओल जी आगे तारीख पे तारीख, तारीख क्यों देते थे, न्यायाधीश रिसर्च करते थे कि भाई ये मामला कैसे आया। अब जज भी कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो आपका मुख्य न्यायाधीश था वह भी रिसर्च करता था कि यार इस पर निर्णय कैसे सुनाया जाए। तो राजा ने, मौर्य काल के राजा ने एक कानून न्याय संहिता बनवाई थी। क्या बनवाई थी, एक कानून न्याय संहिता बनवाई थी, मान कि इन पे रिसर्च करके ही आप क्या करें, इनका निर्णय दोगे। मौर्य काल में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आज भी है, आज भी तनु जी, आज भी रश्मि जी, पिंकी जी, विष्णु जी, तनु धनकर जी, आज भी ये व्यवस्था बिल्कुल, आज भी दीवानी अदालत होती है और आज भी जिले में फौजदारी अदालत होती है, आज भी मजिस्ट्रेट बैठता है। लेकिन उस समय एक ही, आज वर्तमान में एक ही न्यायाधीश होता है, लेकिन पहले अलग अलग न्यायाधीश होते थे, ठीक है। अब देखिए, अब ये निर्णय कैसे सुनाते थे, और राजा ने कहा कि इन न्यायाधीशों से, इस पीठ से कहा और इस 6 सदस्यीय पीठ से कहा कि आप कोई भी निर्णय सुनाओगे, और राजा भी इसी के तहत ही निर्णय सुनाता था, तो आपको एक कानून संहिता पढ़नी पड़ेगी। एक कानून संहिता बनाई थी, तो ये भी एंट्री कर लेना, टॉपिक डाल लो, कानूनी न्याय संहिता, कानूनी न्याय संहिता, ये आप ध्यान रखें। और ये कानून न्याय संहिता जो न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो चाणक्य के अनुसार कर रहे हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, कानून न्याय संहिता बनाई थी और इसके कितने अंग बनाए थे, इसके कितने स्रोत बताए गए हैं अर्थशास्त्र में, ये प्रश्न आ सकता है। अंग कानून संहिता आ जाए अर्थशास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार, अर्थशास्त्र अर्थात कौटिल्य चाणक्य के अनुसार मौर्य काल में निर्णय देने के लिए, किसी विवाद का निर्णय देने के लिए एक कानून न्याय संहिता का गठन किया गया, एक नियम बनाए थे और उसके कुल कितने अंग या कितने स्रोत बताए गए थे। कौन सा स्रोत है, कौन सा अंग है, कौन सा अंग है, कौन सा नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा।
बहुत बढ़िया। यदि कोई 10th की पुस्तक पढ़ के आया हो, उसमें मात्र एक लाइन, हल्की सी लाइन दे रखी है। अब कोई बता सकता है? देखूं 2 दिन हो गए और आप देखते हैं कौन है 10th की क्लास अच्छी तरह से पढ़ के आए हो। बेटा 10th की क्लास तो पढ़वाऊंगा तुम पे, मैं भी पढ़ूंगा, तुम पे भी पढ़वाऊंगा, मैं भी याद करूंगा, तुम पे भी याद करवाऊंगा, मैं भी सिलेक्शन लूंगा, तुमको भी सिलेक्शन दिलवाऊंगा। ठीक है तनु जी, बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया। अंजू जी, तनु जी, पिंकी जी, और कितने हैं? 4 हैं। रश्मि जी बहुत बढ़िया, और तनु जी ने आंसर भी दे दिया, धर्म व्यवहार चरित्र और शासन। बहुत बढ़िया, धर्म व्यवहार चरित्र और शासन, ये 4 शब्द याद रखने। ये शब्द नहीं, ये एक तरह की खान है, एक तरह के हमारे लिए क्वेश्चन का यानी का तरीका है। इसमें से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। अर्थशास्त्र या कौटिल्य के अनुसार कानून न्याय संहिता में कौन सा अंग नहीं आता, कौन सा स्रोत नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। या कौन से स्रोत हैं? पहले ऑप्शन में कॉमा लगा के चारों दे दें, दूसरे में फिर अन्य 4 दे दें, 4 शब्द दे दें। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, मोस्ट लगा लेना, छोटा सा प्रश्न है। आपको 4 शब्द याद रखने हैं, और कौन कौन से, और कुल कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। बहुत बढ़िया, सीख गए अब तो। हाँ जी अंजू जी, पढ़ने सीख गए? पढ़ना तो आ गया, पढ़ो, पढ़ाना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक से लेना है, अपने गांव में राज तिलक करना है, सिलेक्शन का राज तिलक करना है आपको। ठीक है, और इस प्रकार 4 अंग हैं। अब ये 4 अंग कौन कौन से हैं? ठीक है, अभी तनुज ने आंसर दिया। अब ये 4 अंग कौन कौन से हैं? अब देखिए, चारों के आपको नाम दिए। सबसे पहले 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चारों के आपको नाम यहाँ आपको मैं अभी लिख रहा हूँ। जो तनु जी ने, अन्य मेरे विद्यार्थियों ने, रश्मि ने आंसर दिया, उन्हीं को मैं लिख रहा हूँ। ये है पहला धर्म, ठीक है, व्यवहार, चरित्र और राज प्रशासन। राज प्रशासन, जिसे हम राजज्ञा भी कहते हैं, राजज्ञा। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें चारों में जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वह कौन सी न्याय व्यवस्था मानी गई है? तो आप ध्यान रखना, इन 4 में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था मानी गई है वो है आपकी सर्वश्रेष्ठ कानून। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये चीज तो आपको याद करनी है, लेकिन है क्या चीज? अब आपको 10वीं क्लास में इतना तो दे रखा है, लेकिन अब है क्या चीज आपको पेपर में मिलेगा तो इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, कौन सा है कौन सा नहीं है। इन शब्दों की जगह कोई अन्य शब्द रख देगा। ठीक है, धर्म की जगह कर्म, काम, मोक्ष, ऐसे क्वेश्चन रख देगा। तो आपको ध्यान रखना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो पुरुषार्थ होते हैं इसमें केवल धर्म लिया गया है। ठीक है, व्यवहार, चरित्र और राज प्रशासन, जिसे राजा की आज्ञा कहते हैं। अब कैसे? अब कहते हैं कि कोई निर्णय सुनाते थे और डेट पे डेट बढ़ा देते थे, कल इसका निर्णय सुनाया जाएगा। आज हमने आपकी बात सुनी, पक्ष की विपक्ष की बात सुनी, और जज कल को न्याय सुनाना है। तो ये 6 पीठ ये रिसर्च करते थे इस ज्ञान संहिता का, इस कानूनी संहिता का। अब कैसे? अब धर्म के आधार पे, जैसे भाई धर्म क्या कहता है? ठीक है, धर्म ये कहता है कि हमने आपका कानून सुना, आप कह रहे हो इसने चोरी की, आप कह रहे हो इसने आपके भाई को मारा, लेकिन इसके प्रमाण तो मिले नहीं, तो वो धर्म है। जैसे किसी अपराध के प्रमाण नहीं मिले, अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे अपराधी घोषित कर रहा है, ठीक है, और कहते हैं जाने मेरी जमीन हड़प ली है, जाने मैंने मेड़ काटी है, जी जमीन मेरी है। अब बागो कोई प्रमाण ना है। अब न्यायाधीश कह रहे यार कोई प्रमाण ना, या को कैसे माने तू सही है, कैसे माने तू सही है। जिसका कोई प्रमाण नहीं मिलता था तो न्यायाधीश क्या करते थे? धर्म के आधार पे हमारा धर्म कहता है कि जिसके कोई प्रमाण नहीं मिलते, जिसके कोई प्रमाण नहीं मिलते, अब उसका निर्णय कैसे सुनाते थे? कोई प्रमाण नहीं है कि भाई कोई सबूत, कहना सबूत दिखा, भैया सबूत पे चले, सबूत बता। अब सबूत नहीं है, और उसका निर्णय कैसे सुनाते थे? और बहुत अच्छी नीति थी, और ये धर्म नीति हमारी शुरू से चली आ रही है। वो धर्म क्या थी? ऐसे व्यक्ति से कहते जा भाई, या नदी पार कर, भर रही है नदी, उफान पे आ रही है, तुझे ये नदी पार करनी, तू सत्य बोल रहा है, तू डूबेगा नहीं।
चल ऐसा कर, तू अग्नि में प्रवेश कर, यदि तू सत्य कह रहा है, सत्यवादी है, अग्नि में प्रवेश कर। तू अग्नि में नहीं जलेगा, अग्नि में जल गया तो तू झूठो है, तेने ये कृत्य करो है। ठीक है, जल में प्रवेश कर, अग्नि में प्रवेश कर, ऐसे करके निर्णय आते थे और इस प्रकार कहते हैं ऐसे निर्णय सुनाए जाते थे। तो आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। ठीक है, जल में प्रवेश कर, अग्नि में प्रवेश कर। जैसे आपको एक अच्छा उदाहरण मिलता है, बताइए कौन सा उदाहरण है? जो सीता माता जी कहते हैं जब विजय हासिल कर ली भगवान राम ने, और कहते हैं उसके सामने ये नियम रखे गए थे, उसके सामने जब नियम रखे गए थे और कहते हैं ये प्रमाण दिया था कि जल माता सीता जी, क्योंकि राम जी को तो याद था कि रावण ने हमारी माता सीता जो जन्मभूमि की है, मेरी जो पत्नी है सीता ने कोई ऐसा, ठीक है, कोई अचरित्र नहीं है, चरित्रहीन नहीं है, लेकिन अन्य प्रजा में क्या होगा, इसलिए उसका अग्नि परीक्षण किया गया था। तो ऐसे उस जमाने में जब कोई प्रमाण नहीं मिलता था, भाई हम कैसे माने सीता पवित्र है, इसलिए राजा राम ने, राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, विश्व के सबसे बड़े देवता ने, और सीता माता की क्या करवाई थी? अग्नि परीक्षा करवाई थी, आपको याद हो। ठीक है, या फिर विष खिलवाते थे, चल विषय पी जा, तू सही कह रहा है तो तू कछु नहीं होगा। ये पहले प्रथाएं थी, ये कुप्रथाएं मानी जाती हैं, जबकि ये सत्य नहीं था, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा करवाते थे। तो न्यायाधीश ऐसा करते थे, भाई ठीक है, जाओ कोई प्रमाण ना मिलो तो ऐसा कर, या नदी पार कर, ऐसा कर, या नदी में अग्नि जला रही तू या में प्रवेश कर, चल ऐसा कर, या जहरे पी जा, तो कछु नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके सबूत देते थे। अब है व्यवहार। अब व्यवहार का मतलब, जैसे व्यवहार का मतलब है कि तेरा कैसा व्यवहार है। अब राजा या न्यायाधीशों को मालूम पड़ गया, मंत्री को मालूम पड़ गया कि यार या ब्राह्मण को व्यवहार सही ना है, या इस अमुक व्यक्ति का व्यवहार सही नहीं है, विशेष करके ब्राह्मणों के लिए ये ब्राह्मण विद्रोह की प्रवृत्ति फैला रहा है, जबकि ये हमारा पुरोहित है। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, लेकिन यदि ब्राह्मण विद्रोही प्रवृत्ति का है, राजा के प्रति विद्रोह कर रहा है, जनता के प्रति विद्रोह कर रहा है और जनता को भड़का रहा है, तो ऐसे ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया जा सकता है। और चोरी अन्य कृत्यों पे इसको कोई दंड नहीं था। लेकिन यदि विद्रोही की प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो ब्राह्मण विद्रोही हो गया है, तो ब्राह्मण से कहते थे हम मारते नहीं थे कि जीव हत्या हम पे आ जाएगी। अब ऐसे व्यक्ति को मारते नहीं थे, मृत्युदंड कैसे दिया जाता था? और ब्राह्मणों को उस समय मृत्युदंड तो नहीं दिया जाता था, लेकिन यदि विद्रोह कर देता था तो उसे जल समाधि लेनी होती थी, और जल में कहते थे चल नदी में प्रवेश कर, हम दूर रहेंगे, हम पे ब्राह्मण हत्या के ब्राह्मण पाप हत्या नहीं लग जाए, और नदी में जल समाधि लिपवा देते थे। और इस प्रकार ये व्यवहार है, इसका व्यवहार ऐसा हो गया, तो ऐसे करके निर्णय सुनाते थे। अब अगली बात, चरित्र। अब कोई कैसा चरित्र है कि यार ये तो ठीक है, इसका चरित्र सही नहीं है, या ये चोरी करता है, या इसने किसी का ठीक है हत्या की है, किसी का महिला का अंग भंग किया है, ऐसे व्यक्तियों को और क्या देते थे? केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। यदि किसी महिला स्त्री के साथ दुराचार किया है, यदि किसी महिला को या पुरुष को मारा है, तो जैसे मारा है तो कोड़े मारो, आंख फोड़िए तो आंख फोड़ो, ठीक है, और शरीर अंग भंग किया है, इसके भी शरीर के अंग भंग कीजिए। इस प्रकार इससे भी मृत्युदंड दिया जाता था। और बाद में अब राजा ने जो नियम बना दिए, जैसे राजा ने जो नियम बनाए थे कि भाई चोरी कर रहा है और लेकिन सबूत नहीं है, लेकिन इस पर चोरी का, लेकिन यार ये करता नहीं, करैक्टर तो बढ़िया है। चरित्र की बात करें, बहुत से ने चोरी का आरोप लग गया, नहीं यानी मेरे आगे चोरी करी, मेरे घर से चोरी करी, लेकिन ऐसा तो ना है भाई, ऐसा तो ना है। तो ऐसा करते थे तो राजा कहता ठीक है भाई, अब तक तो नहीं था, लेकिन तू कह रहा चोरी, लेकिन मेरे दिमाग में तो ये चोरी वाला ना है, तो ऐसा कर, कोई बात ना है। और यानी छोटी मोटी पहले चोरी करता है, इसने चोरी की है, अब तो ये सुधर गया, अब तो बहुत बढ़िया आदमी है, ना है सब चोरी करी, यार ये तो बहुत सिद्ध आदमी है। तो ऐसे राजा क्या करता था, ऐसे व्यक्ति को उससे कहते था कर लगा दी, आर्थिक कर, ठीक है भाई तू ऐसा कर, तेने तुझे पे आरोप लगाया, तेने चोरी करी है और तू जाको पैसा दे दे, और इस प्रकार राजकोष में जमा करा दे, और राजकोष में
जो पूर्व साहसी कार्य थे अर्थात चोरी डकैती पहले कभी की हो और इसने आरोप लगाया ये व्यक्ति इसने मेरी चोरी की थी लेकिन अब सुधर गए, लेकिन नहीं आने चोरी करिए काम तो करो है, तो ऐसे व्यक्ति थे। राजा कहता था कि भाई ऐसा कर 48 से और 96 पण चांदी के सिक्के और राजकोष में जमा करा दे। तो ऐसे करके आर्थिक कर से भी निर्णय सुनाए जाते थे। तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, मेरे मित्रों इसको ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया, शुरू में बताया था सबसे पहले। अब देखो अभी तो एक चीज़ बतानी, एक कथन है, वैसे आपका काम करना नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे हों उनके काम का जरूर है। लेक्चरर वाले तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर या फर्स्ट ईयर जो भी है, सेकंड ईयर है, उनके काम का एक कथन मैं आपको चाणक्य ने एक कथन बहुत बढ़िया कहा था, पहले आपको रिवाज करा देता हूँ। तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था जो सबसे बड़ी न्यायपालिका थी उसमें केवल एक प्रकार का न्यायालय था, जो निम्न प्राय उसमें भी केवल एक प्रकार का न्यायालय था। बाकी इनके मध्य जितनी संस्थाएं थीं प्रत्येक में 2 प्रकार के न्यायालय थे। और इस प्रकार एक न्यायालय को धर्मस्थली कहते थे, दूसरे को कंटक शोधन कहते थे। कंटक शोधन में फौजदारी जमीनी विवाद का निर्णय होता था, जिसमें 6 सदस्यीय पीठ निर्णय सुनाती थी, जिसमें सबसे बड़ा मुख्य न्यायाधीश प्रतिष्ठा होता था। और इस प्रकार इसमें जमीनी विवाद सुनाए जाते थे, जो व्यक्ति और राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होता था। धर्मस्थली न्यायालय में दीवानी न्यायालय, दीवानी मामले निर्णय अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर चोरी, लूटपाट, डकैती, कटु वचन, मान हानि का दावा करता था और चोरी, लूटपाट, डकैती का दावा करता था उसे साहसी मामले कहते थे। कटु वचन, मान हानि का दावा कहते थे उसे वाग्दंड पास्य मामले कहते थे, जिसमें 6 सदस्यीय पीठ जिसका सबसे बड़ा मुख्य न्यायाधीश व्यावहारिक था। और इस प्रकार इसमें 3 विधि और 3 अमान्य होते थे। इसके बाद न्यायालय सुनाने के लिए कानून संहिता बनाई गई थी। इस कानून के तहत न्यायाधीश इसका रिसर्च करके अध्ययन करते थे और इस प्रकार कोई प्रमाण नहीं मिलता तो उसे जल, समाधि, अग्नि या विष खिला करके उसके प्रमाण निर्णय सुनाए जाते थे। यदि व्यवहार के आधार पर भी निर्णय सुनाए जाते थे, चरित्र के आधार पर भी निर्णय सुनाए जाते थे और राजा ज़्यादा मजा ही आ जाए। मैं तो जो कह रहा हूँ ठीक है। तो आज भी हाँ मेरे मित्रों थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं। मैं जो कह रहा हूँ आज ऐसा हो जाए, आज यदि ऐसा ही हो जाए, आवाज कम है सर जी, आज कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको, थोड़ा एक लीड निकल गई थी, नहीं आ रही इसमें, हाँ सुनो आ जाएगी। यदि मैं यूँ कह ऐसा 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 आज हो जाए कि जैसा जैसा व्यवहार करे, ठीक है, और जिससे विवाद करे, जिसको विवश करे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लीड निकल गई थी अचानक, ठीक है। तो ध्यान रखना, उसने कहा जैसे दुराचार कर रहा है उसके अंग वंग नष्ट कर देने चाहिए, फांसी, मृत्यु दंड है तो फांसी पे लटका देना चाहिए और पूरे समाज के सामने लटकाना चाहिए। ऐसा हो जाए ना, एक को देख करके दूसरा खड़ा नहीं होगा। जैसे समाज में, परिवार में दादागिरी चलती है, एक पीट दे गांव में बस बन गो दादा, ठीक है, बड़ी हाँ वीडियो आ गई होगी। मैं कहता हूँ गुड़िया जी, यदि समाज या समाज के सामने जैसा व्यवहार करे, काय को केस, काय का निर्णय हो गया, यदि आपको सबूत मिल रहे हैं, हाँ इन्होंने ये किया है, और तुरंत फांसी पर लटका दो, गोली से उड़ा दो, और देखो समाज कहते हैं 1 साल में सुधर जाएगा, ये छोटे मोटे कांड सब बंद हो जाएंगे। पहले राजा ऐसे करते थे, भय था, भय पैदा करना चाहिए। लेकिन मौर्य काल में जो राजा था, मौर्यकालीन राजा, उसे मृत्युदंड, कठोर न्याय व्यवस्था थी। मौर्य काल में कठोर न्याय व्यवस्था थी, लेकिन भारत में लचीला और कठोर न्याय व्यवस्था है, लेकिन उसे लचीला ना बना करके कठोरी बना दी जाए। जैसे मौर्य काल में सबसे अधिक कठोर न्याय व्यवस्था थी, अत्यधिक आरोप सिद्ध हो जाता है उसे मृत्युदंड दिया जाता था, भले कोई भी हो, ठीक है, ये था। अब एक कथन, इसने एक बात बहुत बढ़िया कथन चाणक्य ने कहा है अर्थशास्त्र में, कि जिस प्रकार एक मछली, बहुत बढ़िया, धन, सरकारी भ्रष्टाचार कहते हैं। सरकारी आदमी क्या करते हैं नीरज जी, जितने गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, जो ऐसे पद पे बैठे होते हैं, जिन पे कोषार, अकाउंटेंट का कार्य होता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टगिरी करते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टगिरी करते हैं। उनके लिए कथन कहा गया, चोरी वही करते हैं, जनता चोरी नहीं करती। ये सरकारी आदमी, पटवारी, ग्राम सेवक, गांव का पैसा आया था, गांव का पैसा खा जाते हैं। ये ईओ अधिकारी, सीओ अधिकारी, ये पैसा खा जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी पैसा खा जाते हैं, ऊपर से पूरा पैसा सेंटर से आता है, और राज्य में आते आते और गाँव में आते आते, राजीव गांधी ने कहा था शायद, कितना रह जाता, 1 रुपये रह जाता, 54 रह जाता, 1 रुपया में 54 घिस घिस के 25 पैसा रह जाए।
ये सत्य कहा था कि सेंटर से तो पूरा पैसा आता है और सेंटर से दिल्ली से चलता हुआ राज्यों में होता हुआ राज्य में आया और नगरों में होता हुआ गांव में होता हुआ चोनी रह गया 1 रुपया थे। तो ये एक बहुत बढ़िया कथन कहता है। ये भ्रष्टाचार कौन करता है? जनता कभी नहीं करती। और भ्रष्टाचार कौन करता है इसके बारे में चाणक्य ने एक बहुत बढ़िया कथन कहा। उस कथन को मैं आपको सुनाने वाला हूं, शायद आपको पेपर में कभी काम आ जाए। सुनो उस कथन को। ठीक है, जिस प्रकार एक मछली जल में विचरण करती है, जल में रहती है, जल में विचरण करती है और पानी का सेवन करती है, पानी पीती है, लेकिन हम उसे नहीं दे सकते कि कब पानी पी जाए। जिस प्रकार एक मछली जल में विचरण करती है और जल में अपने जीवन रहने के लिए वो पानी का सेवन करती है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के संबंध में आर्थिक क्षेत्र पर जो न्याय अधिकारी बैठे होते हैं, अर्थ जो अकाउंटेंट होते हैं, जिन पर सरकारी खजाना होता है, वो कब कब पैसे को हजम कर जाते हैं, कोई पता नहीं। कब खा गए, कैसे खा गए, कौन से रिकॉर्ड में क्या चढ़ा दिया, आप जान नहीं सकते। जिस प्रकार मछली को आप नहीं दे सकते वो कैसे पानी पी रही है, इसी प्रकार अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक पद पर नियुक्त जो सरकारी अधिकारी होते हैं कैसे पैसा खा जाते हैं, आपको पता नहीं पड़ेगा। गांव में देख रहे होंगे, लाखों रुपए आ रहे हैं रोड के लिए, 10 लाख रुपए रोड के लिए आए और 1 लाख रुपया लगे, 9 लाख कहाँ गए, बस सरकारी अधिकारी ने रिकॉर्ड में दिखा दिए, तुम्हें पता ही ना पड़ी। तो ये कथन धन का अपहरण कौन करते हैं, धन का अपहरण इसने एक अधिकारी को बताया। तो चाणक्य ने कहा था मौर्य काल में जो अकाउंटेंट था, अब बताइए मौर्य काल में जो लेखा अधिकारी था, कोषाध्यक्ष था, उस कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे, उसके ऊपर ये कहानी बताइए कि ये अधिकारी कब कब पैसे का अपहरण कर जाता है, कब कब सरकारी पैसे को हजम कर जाता है, कब कब टैक्स को, कर को खा जाता है। वह अधिकारी कौन था? लेखाध्यक्ष। युक्ति के बारे में कहा है, अर्थात जिस प्रकार एक मछली पानी में रहती है, पानी का सेवन कब करेगी इसका आप पता नहीं पार पाओगे, इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बैठा हुआ एक युक्त अधिकारी कब सरकारी पैसे को हजम खा गया, कब खा गया, आप नहीं बता सकते। ठीक है, और ये कथन किसके बारे में कहा? युक्ति। तो धन का अपहरण कौन से अधिकारी को दोषी बताया गया है? धन अपहरण का जो दोषी बताया गया है वो चाणक्य ने किस अधिकारी को बताया है? तो ध्यान रखना, यदि पेपर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लिए है, कॉलेज लेक्चरर के लिए है, तो वो युक्ति को बताया गया है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में किस अधिकारी को धन अपहरण, सरकारी खजाने का चोरी करने का दोषी ठहराया गया है, उस सरकारी अधिकारी का नाम बताइए। युक्ति जो लेखाध्यक्ष होता था, कोषाधिकारी होता था। ठीक है, आज हमने ये बात की आपके सामने, और आज हमने इसमें से शायद मुझे लगता है एक प्रश्न आ सकता है, क्योंकि मौर्य काल रीट में प्रशासनिक व्यवस्था दे रखी है, रीट में प्रशासनिक व्यवस्था दे रखी है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। 2 न्यायाधीश अधिकारी, एक जनपद का न्यायाधीश, जनपद का देखो, जनपद का मुख्य न्यायाधीश तो है रज्जुक और नगर का मुख्य न्यायाधीश है व्यवहारिक। और इसी प्रकार मैंने आपको 4 न्यायाधीशों में से शायद एक ही न्यायाधीश पूछ लेगा, या पूछेगा धर्मस्थली न्यायालय का न्यायाधीश कौन है? व्यवहारिक। और कंटक शोधन का कौन है? प्रतिष्ठा। नगर का कौन है? नगर का है, नगर का ये सेम, नगर का और धर्मस्थली का व्यवहारिक है, लेकिन कंटक शोधन का प्रतिष्ठा है। और नगर का कौन है? ठीक है, वो सॉरी, आपका जनपद का कौन है? जनपद का रज्जुक है, जनपद का रज्जुक, कंटक का प्रतिष्ठा, धर्मस्थली का व्यवहारिक और नगर का भी व्यवहारिक। इन 5 में से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, मुझे लग रहा है। या फिर आपको अंगों में से सन्निदाता, ठीक है, सर्वाधिक केंद्रीय, हाँ सन्निदाता भी होता था, लेकिन सबसे ज्यादा चोरी कौन करते थे? नीचे का अधिकारी करता था। ठीक है, युक्ति को बताया, अकाउंट वही चोरी कर लेता था। सेंटर में बैठता है सन्निदाता, तो सेंटर में बैठता था, ये हर राज्यों में बैठते थे युक्ति ये राज्यों में होती थी, अकाउंट इकट्ठा करते थे और वहाँ लेखा पढ़ी में गड़बड़ी कर देते थे। तो युक्ति को इसने दोषारोप में बताया, सन्निदाता भी है, गोप भी है, गोप भी क्या लेखा पढ़ी करता था, लेकिन उसने दोषी किसको बताया है? उसने दोषी बताया युक्ति को। ठीक है, तो कल आपके इसी समय 1 बजे फिर क्लास होगी।